माय डियर स्टूडेंट्स एंड कॉम्पिटिटर्स। आज का ये जो वीडियो है वो भारत की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में रोल ऑफ इंडिया पर आधारित है। ये वीडियो एमए सेकंड सेमेस्टर, एमए फोर्थ सेमेस्टर और बीए थर्ड ईयर एवं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज एमसीक्यू क्वेश्चंस, बहुविकल्पी प्रश्नों पर उत्तर के साथ, उनके आंसर के साथ ये वीडियो निर्गत हो रहा है। आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से सुने और इसमें जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है उसको अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। एक क्वेश्चन है कि पश्चिम एशिया क्यों भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर है कि ऊर्जा हित के लिए, यानी एनर्जी के लिए, पेट्रोलियम के लिए हम पश्चिम एशिया पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं। तो इन दैट केस एनर्जी पावर के लिए वेस्ट एशिया से हमारी रिलेशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 में भारत के जो प्रधानमंत्री किन दो पश्चिमी एशिया देशों की यात्रा पर गए थे? तो ये करंट से आधारित प्रश्न है, तो आपको याद रखना है इसका आंसर है कि ईरान और सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत ने होल सेल के क्षेत्र में 100% एफडीआई कर दी थी? यानी किस वर्ष भारत ने होल सेल के क्षेत्र में 100% एफडीआई कर दी थी? तो इसका आंसर है ईयर 1997, यानी वर्ष 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफडीआई से ही जुड़ा हुआ कि भारत में एफडीआई आने के बाद किन क्षेत्र में वृद्धि दर तेज हुई है? यानी भारत में एफडीआई आने के बाद, आफ्टर एफडीआई, वो कौन से एरियाज हैं जिनमें ग्रोथ रेट यानी वृद्धि दर बहुत तेज हुई है? तो इसमें हमें याद रखना है कि सभी क्षेत्रों में, खासकर व्यापारिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल, इन तीनों क्षेत्रों में जो है एफडीआई आने के बाद वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट बहुत ही तेज हुई है। नेक्स्ट है कि भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, जिसको एमटीसीआर कहा जाता है, यानी भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल सिस्टम, एमटीसीआर का सदस्य कब बना है, उसका मेंबर ये कब बना? तो वर्ष 2016 में, ईयर 2016 में ये एमटीसीआर का सदस्य बना है। नेक्स्ट है कि जो हमारा इंडिया है, भारत का विश्व में सैन्य शक्ति स्तर पर कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है कि हम 4th प्लेस पर हैं, हमारा चौथा स्थान है। यहाँ मैं टर्मोलॉजी इंग्लिश भी यूज कर रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रतियोगी एवं स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम लिए हुए हैं, तो इन दैट केस टर्म जो है खासकर मैं इंग्लिश में यूज करूँगा। नेक्स्ट आप देखें, अगला क्वेश्चन है, भारत की किस वर्ष तक ह्यूमन लूजन लैंडिंग शुरू करने की योजना थी? यानी भारत की किस वर्ष तक ह्यूमन लूजन लैंडिंग शुरू करने की योजना थी? तो वर्ष 2020 तक। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1991 के बाद भारत ने किन क्षेत्रों में सुधार किया है? तो भारत ने खास करके आप देखें 3 एरियाज में
सुधार किया है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो है दूरसंचार क्रांति। नेक्स्ट है ब्याज की दर कम करना और आधारभूत सुविधाएं, यानी आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में, ये तीनों क्षेत्रों में भारत ने जबरदस्त जो है वृद्धि दर्ज की है। नेक्स्ट है किस संगठन की रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत वर्ष 2050 तक 5% से ऊपर वृद्धि दर कायम करने में समर्थ है? तो ये ब्रिक्स के सम्मेलन में कहा गया है। यानी किस संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है, इन विच ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट इट इज सेड दैट इंडिया मेंटेन इट्स ग्रोथ टिल ईयर 2050 तक भारत अपनी वृद्धि दर जो है वो मेंटेन रखेगा। तो ये ब्रिक्स की रिपोर्ट में कहा गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व की जीडीपी में भागीदारी यानी पार्टनरशिप और क्रय शक्ति क्षमता यानी परचेजिंग पावर के संदर्भ में भारत का विश्व दर में कौन सा स्थान है? तो हमें याद रखना है कि हमारा चौथा स्थान है। विश्व की जीडीपी में भागीदारी, इन द पार्टनरशिप ऑफ जीडीपी एंड कैपेसिटी ऑफ परचेजिंग पावर, इसके क्षेत्र में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल को शीत युद्ध काल कहा गया है? तो हमें याद रखना है कि शीत युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ है। तो इसका उत्तर है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का पीरियड, यानी पीरियड ऑफ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट है भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति किससे संबंधित है? जो भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति है, जो नाम है, पॉलिसी ऑफ नाम है, वो किससे संबंधित है? तो ये खासकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर स्वतंत्रता से संबंधित है। इसका आंसर है। नेक्स्ट है वसुधैव कुटुंबकम भारत की किस विदेश नीति से संबंधित है? यानी वसुधैव पॉलिसी ऑफ जो वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है वो विदेश नीति के किससे संबंधित है? तो हम लोग याद रखेंगे, इसका आंसर है कि पंचशील से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कोटेशन है कि किसने कहा था कि अगर विश्व पंचशील सिद्धांत पर कार्य करे तो विश्व अनेक समस्याओं को आसानी से निदान कर सकता है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। वो देखते थे कि पंचशील में विश्व की अनेक समस्याओं का निदान निहित है। वो बात अलग है कि इस पंचशील सिद्धांत से भारत को नुकसान भी हुआ। नेक्स्ट है भारत ने स्वतंत्रता के बाद में किस क्षेत्र में उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोध किया? यानी किस क्षेत्र में खासकर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध किया? तो इसमें विकल्प हैं कि एशियाई क्षेत्र में, या अफ्रीकन क्षेत्र में, या लैटिन अमेरिका क्षेत्र में। तो हमें याद रखना है कि उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म और इम्पेरियलिज्म से ये तीनों क्षेत्र प्रभावित थे, एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। तो इन सभी क्षेत्रों में भारत ने विरोध किया स्वतंत्रता के बाद। नेक्स्ट है नौ उपनिवेशवाद का संबंध किस क्षेत्र से है? जो न्यू कॉलोनियलिज्म है, ये न्यू कॉलोनियलिज्म ये किससे संबंधित है? तो हमें याद रखना है, इसका आंसर है आर्थिक क्षेत्र से। जो उपनिवेशवाद था, उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म, तो कॉलोनियलिज्म का जो रिलेशन था वो पॉलिटिक्स से था, इट वाज पॉलिटिकल। और ये जो न्यू कॉलोनियलिज्म है यानी नौ उपनिवेशवाद है, इसका संबंध आर्थिक क्षेत्र से है। नेक्स्ट है
कि भारत ने किस वर्ष चीन और अमेरिका के मध्य बढ़ते राजनीतिक संबंधों को देखते हुए अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। ये सीधे भी पूछा जा सकता है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था, तो इसका आंसर है 1974 में, ईयर 1974 में। वर्ष 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर किया, और जो द्वितीय परमाणु परीक्षण है वो भी पोखरण में ही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच किस वर्ष पंचशील सिद्धांतों की घोषणा पर हस्ताक्षर हुए थे? तो यह है वर्ष 1954 में। पंचशील पर भारत और चीन ने जो हस्ताक्षर किए, जो साइन किए, वो 1954 में किए। नेक्स्ट है कि विदेश नीति में कौन से तत्व निर्धारक होते हैं, यानी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो फॉरेन पॉलिसी का निर्धारण करते हैं। तो इसमें देश की जो अवस्थिति है कि ये किस लोकेशन में स्थित है, इसके अलावा देश का आकार, जो साइज ऑफ द कंट्री है, और इसके अलावा देश की जनसंख्या, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो ये तीनों तत्व जो है वो विदेश नीति का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट है फिर वही एक क्वेश्चन जो पूर्व में डिस्कस हुआ है कि भारत की विश्व में कौन से नंबर की सैनिक व्यवस्था है, या सैनिक व्यवस्था में हमारा कौन सा स्थान है? तो हमारा चौथा स्थान है। हमें याद रखना है कि हमारा 4th प्लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि भारत अपनी परमाणु सैन्य शक्ति का प्रयोग किस रूप में करता है? परमाणु सैन्य शक्ति का प्रयोग किस रूप में करता है? तो इसका उत्तर है भय निवारण के रूप में करता है, भय निवारण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का किस क्षेत्र में केंद्रीय क्षेत्रीय महत्व है, यानी वो कौन सा एरिया है समुद्र में जहां पर हमारा केंद्रीय क्षेत्रीय महत्व निहित है? तो इसका आंसर है हिंद महासागर। हिंद महासागर में हमारा केंद्रीय क्षेत्रीय महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेश नीति में सैनिक शक्ति का प्रयोग किन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है? तो इसमें एक विकल्प है राजनीतिक लक्ष्यों के लिए, फॉर द पॉलिटिकल एंड्स, और अखंडता की रक्षा के लिए, यानी डिफेंस, अपनी जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपनी विदेश नीति में जो मिलिट्री पावर है उसको यूज करते हैं। तो ये दोनों विकल्प सही थे, ए और बी। नेक्स्ट है कि कौन सी वो संरचना है, यानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जहां अपने नागरिकों को घरेलू तथा वैदेशिक, फॉरेन अफेयर्स और डोमेस्टिक अफेयर्स, यानी दोनों प्रकार की लोक नीतियों पर, पब्लिक पॉलिसीज पर अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देती है, यानी एक्सप्रेशन ऑफ पावर, चाहे डोमेस्टिक पॉलिसी पर आप एक्सप्रेस करें या फॉरेन पॉलिसी पर एक्सप्रेस करें, वो कौन सा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या काइंड ऑफ गवर्नमेंट है जो आपको ये जो है प्रदान करता है कि आप विदेश नीति और आंतरिक नीति पर लेक्चर दे सकते हैं। तो ये है लोकतांत्रिक संरचना। साम्यवादी संरचना में अलाउड नहीं है, समाजवादी संरचना में भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन खासकर जो लोकतांत्रिक संरचना है, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है, इसमें आपको ये राइट मिला रहता है कि आप इंटरनल इवन फॉरेन पॉलिसी पर भी अपनी आइडियाज शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारत ने आर्थिक सहायता को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो यहां हमने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण के युग में विदेश नीति का प्रमुख केंद्र कौन सा है? नाउ वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइजेशन एरा,
तो ये जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो इस दौर में विदेश नीति का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो इसमें आपको 2 विकल्प दिए हैं, एक आर्थिक और दूसरा व्यापार। तो ट्रेड एंड फाइनेंशियल जो हमारे इंटरेस्ट हैं, आर्थिक हित हैं, इकोनॉमिक एंड ट्रेड, इन दोनों का जो है प्रमुख केंद्र है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्षता जो आंदोलन था वो किसका नेतृत्व करता था? जो गुट निरपेक्षता आंदोलन किसका नेतृत्व करता था? तो यहाँ जैसे विकल्प हैं सोवियत रूस का, या अमेरिका का, या तृतीय विश्व का। तो हमें याद रखना है कि तृतीय विश्व जो थर्ड वर्ल्ड है, जिसको हम खास करके कहेंगे जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, तो उनका ये नेतृत्व करता था। नेक्स्ट है, भारत की विदेश नीति के राष्ट्रीय दर्शन जो हमारा नेशनल फिलॉसफी है, उसमें कौन से तत्व सम्मिलित हैं? जो भारत की विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी के जो राष्ट्रीय दर्शन है, उसमें कौन से तत्व सम्मिलित हैं? तो इसमें धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म भी है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यानी सेकुलरिज्म है, और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और लोकतंत्र, ये तीनों चीजें सम्मिलित हैं हमारी नेशनल फिलॉसफी में। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक, अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक संरचना अपने नागरिकों को किन क्षेत्रों में अभिव्यक्त करने का अवसर देती है? अभी पीछे एक प्रश्न इसी तरह का था। तो आपको याद रखना है कि घरेलू मामले यानी डोमेस्टिक अफेयर्स में भी इजाजत देती है, और फॉरेन अफेयर्स वैदेशिक मामलों में भी अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास किस सदी में हुआ था? इन विच सेंचुरी द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वॉज डेवलप्ड? तो यहाँ याद रखना है 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में इसका विकास हुआ। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्षता का जो आंदोलन है, इसका गठन किसने किया था? तो हमें याद रखना होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत से, और कर्नल नासिर मिस्र से, और युगोस्लाविया से टीटो। तो टीटो, पंडित नेहरू, और इसमें खास करके कर्नल नासिर, मार्शल टीटो और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन 3 लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। बाद में इंडोनेशिया के सुकर्णो भी इसमें शामिल हो गए। नेक्स्ट आप देखें, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में जो गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता यानी रिलीवेंस किस कारण से है? जो नॉन अलाइन मूवमेंट है, तो इसकी अब प्रासंगिकता यानी रिलीवेंस किस कारण से है? तो याद रखें नौ उपनिवेशवाद की वजह से है। नेक्स्ट है, यह कथन किस देश की परमाणु नीति को प्रदर्शित करता है कि परमाणु विहीन राज्य शांति तथा सभी राष्ट्रों की सुरक्षा को बढ़ावा देगी? तो इसका संबंध भारत से है। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा भारत को किस क्षेत्र में सहायता प्रदान कर सकता है? यानी जो एटॉमिक पावर है, इन विच फील्ड ऑफ इंडिया कैन सपोर्ट, किस क्षेत्र में सपोर्ट कर सकता है? तो आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में खास करके सहायता कर सकता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि भारत का परमाणु ऊर्जा अधिनियम किस वर्ष आया था? एटॉमिक एनर्जी एक्ट किस वर्ष आया? तो ईयर 1948 यानी वर्ष 1948 में ये परमाणु ऊर्जा अधिनियम, भारत का जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम है, ये वर्ष 1948 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है, परमाणु अप्रसार संधि का आविर्भाव किस वर्ष का? यानी परमाणु अप्रसार संधि ये किस वर्ष इसका
पॉलिटिक्स में प्रयोग हुआ वर्ष 1968 यानी ईयर 1968 में हुआ। नेक्स्ट है भारत की परमाणु नीति में किसका समावेशन है? तो इसका उत्तर है कि आत्मसंयम का और खुलापन दोनों का समावेशन है। तो इस तरह से आज देखें कि हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किया है। इन प्रश्नों का संबंध भारत की विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो भारत का रोल है उससे रिलेटेड ये बहुविकल्पी प्रश्न हैं और ये प्रश्न समान रूप से भारत की विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ मेजर पावर्स यानी विश्व की महाशक्तियों के जो रिलेशंस हैं उससे भी इसका संबंध है। तो आप सभी इन प्रश्नों और उनके उत्तरों को ध्यान से सुनें और इसकी तैयारी करें। ये प्रश्न जरूर आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्प करेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।